गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो जो क्लास आज सुबह आपको 11 बजे जिसका प्रीमियर नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली, वो अभी आपको 8 बजे से मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रागा सेक्शन की एक प्रैक्टिस सेट है, तो उसी को हम लोग आज फिर से सॉल्व करेंगे। रागा का प्रैक्टिस सेट है। चलिए रागा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं किस तरीके से हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन होंगे, फटाफट उसका आंसर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है, आप लोग मेरे साथ आंसर देते चलेंगे, ठीक है। कह रहा प्रथम भारतीय का नाम बताएं, प्रथम भारतीय का नाम बताएं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बना, ठीक है, या बनी, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन कौन सा है। नटवर सिंह है, वीके कृष्ण मेनन जी हैं, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं, या रमेश भंडारी जी हैं। ध्यान से समझिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनना एक बहुत बड़ी बात है और वो पहले भारतीय थे। तो बेटा राइट आंसर होगा कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी जो थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष बनी थी, पहली भारतीय अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, कैश मेमोरी का उदाहरण है, लॉर्ड मैकाले यानी कि एक ऑप्शन नाम दे दिया गया, तो ये आंसर तो कतई नहीं हो सकता है, तो हम लोग भी समझ गए, सभी लोग समझ गए। और वर्चुअल मेमोरी का उदाहरण है। तो जल्दी से बताना है आपको कि ये जो आंसर है कि रैम किसका उदाहरण है भाई, तो लॉर्ड मैकाले यहाँ पे लिख रहा है, तो बिल्कुल गलत है और ये आंसर भी यही लिखा जा रहा है, लॉर्ड मैकाले। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको पूरा कहते हैं। रैम को क्या कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इसको पूरा कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जहां तक की बात है कि ये किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है, क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, ठीक है। तो भाई ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल नहीं होती। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेरी नहीं कर सकती। रैम क्या होती है, रैम वेरी कर सकती ना, कि किसी में 2 GB की, 4 GB की, 10 GB की। तो यहां पर लॉर्ड मैकाले की जगह होगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, सॉरी वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण, ठीक है, वेरी करने वाली मेमोरी का उदाहरण है। वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण होता है रैम, ठीक है भैया। तो याद रखिएगा इस चीज को, वोलेटाइल मेमोरी का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपने पास। ये आया आपके पास अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ऑप्शन था लॉर्ड मैकाले, जो कि बाय डिफॉल्ट शायद टाइपिस्ट से वहां पर टाइप हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। कर्जन ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, मैकाले ने की थी, या डलहौजी ने की थी। जल्दी से बताइए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। ये क्वेश्चन जो है फेवरेट क्वेश्चन में, और सभी को पता है कि मैकाले जो थे उन्होंने ही भारत में किसकी शुरुआत करी थी, उन्होंने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी थी। और इनका साथ देने वाले में राजा राम मोहन राय भी शामिल थे। कौन शामिल था, राजा राम मोहन राय भी, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बढ़िया सवाल है। कह रहा है क्रिकेट का प्रथम विश्व कप जो था वो कब आयोजित हुआ था। जो फर्स्ट क्रिकेट विश्व कप था वो कब आयोजित हुआ था, 1975 में, 76 में, 83 में, 1980 में। तो भैया ध्यान रखना कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कप था वो 1975 में आयोजित हुआ था, और इंडिया ने जो फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था वो 1983 में जीता था, कपिल देव की कैप्टनसी में, ठीक है। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जो फर्स्ट वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था वो 1975 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ये दिवस बीता है। कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है। बड़ा सरल प्रश्न है और कुछ दिन पहले ही ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो भाई याद रखना कि 5 जून वो तारीख होती है जिस दिन क्या होता है, वर्ल्ड विश्व पर्यावरण दिवस को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस। सबसे पहले तो एक प्रश्न यहां से क्लियर हुआ कि देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो विवेक एक्सप्रेस है, और ये किन 2 स्थानों के बीच में चलती है। तो ध्यान रखिएगा, ये असम के डिब्रूगढ़ से चलती है, और कहां तक जाती है, कन्याकुमारी तक जाती है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है। कन्याकुमारी कहां है, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है, कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये ट्रेन चलती है। क्लियर है, नाम क्या है, विवेक एक्सप्रेस। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कह रहा है ग्रीष्म काल में मरीचिका, ठीक है,
किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है, या प्रकाश के विवर्तन के कारण? सबसे पहले तो समझ लो कि मरीचिका क्या होती है। जब आप भीषण गर्मी में चल रहे हो, रेगिस्तान में या रोड पर चल रहे हो, तो आपको ऐसा एक भ्रम हो जाता है कि यार बहुत दूर पर रोड पर पानी पड़ा हुआ है, वो इतनी तेजी से सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो उससे क्या लगता है कि वो पानी पड़ा है। तो क्या होता है, जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट जब पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है, पूर्ण परावर्तित हो जाती है, तो हमें लगता है कि वैसा पानी टाइप में। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश जब पूर्ण रूप से क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, तो उसके कारण मरीचिका घटना का आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार क्या हो जाता है? भाई लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ता है। ऑक्साइड चीजें होती है जब वाटर के हवा के संबंध में आती है तो वो जंग का रूप लेती है, ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा? लोहे का भार बढ़ता है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है एक्स ए अनुभाग के ए में 32 लड़कों के अंकों का औसत इतना है, जबकि क्लास ए के अनुभाग बी के 40 लड़कों का औसत इतना, दोनों अनुभागों को मिलाने पर अंकों का औसत क्या होगा? बड़ा सरल क्वेश्चन है। देखो, शुरुआत में ए अनुभाग में 32 लड़के थे जिनका औसत आपको बताया गया था बेटा कितना है? 60 है, ठीक है। कितना औसत बताया गया था? 60। तो अब अगर देखो इसका तो टोटल कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 1 6 18, 1 19, 1920, ठीक है। उसके बाद ए अनुभाग के बी में 40 बच्चे थे यहाँ पर जिनका की औसत था 33। तो अब ये कितना आ जाएगा? 0। देखना जरा, 12 2 13। अब अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 3240। ये 3240 टोटल कितने बच्चों के हैं? 32 बच्चे एक बार और 40 बच्चे एक बार, यानी 72 बच्चों के। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे 32 40 बटे 72, ठीक है। अगर आती है आपको टेबल तो अच्छी बात है, 8 से डिवाइड करो 9 बार, 8 से करोगे 8 चौको 32, 8 5 40, ठीक है। 9 से अगर डिवाइड करो तो 9 चौको 36 और 9 पना 45, 9 चौको 36 और 9 पना 45। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा था मिलाने पर अंकों का औसत क्या होगा, तो भाई अंकों का औसत क्या हो जाएगा? 45। जितनी तेज कैलकुलेशन होगी उतनी तेज आपका ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक आदमी कुछ वस्तुएं रुपए पी, ठीक है, दर्जन प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा क्या करता है? पी बटे 8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, ठीक है। पी रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदा और पी बटे, ये रुपए लिखा है, ठीक है, रुपए लिखा है, और पी बटे 8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? जरा देखना भाई, पी के हिसाब से आप खरीदो और पी बटे 8 के हिसाब से आप बेचो, ठीक है। तो आपको करना क्या है? पी से पी कैंसिल कर दो, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 बटे 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये है बेटा कि आपने 1 रुपए की कोई चीज खरीदी और 1 बटे 8 की बेची, तो क्या होगा? आपको उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से बता दो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, जल्दी बताओ। पी रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदी थी पी। अब जरा ध्यान से समझना, एक चीज और भी कहा है, पी रुपए पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदी थी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे पी आप एक वस्तु का मूल्य मान के चलोगे तो ये गड़बड़ कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा ना पी रुपए प्रति दर्जन, दर्जन में कितनी वस्तु होती है? 12। तो आप क्या कहोगे? ये पी बटे 12 था, तो ये 1 बटे क्या हो जाएगा? 12। अब आपने चीज खरीदी 12, 1 बटे 12 के भाव से, बेची 1 बटे 8 के भाव से। कितना सरल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा। तो भैया खरीदा 8 रुपए की, बेचा 12 रुपए की। तो भाई ये तो बड़ा ही सरल क्वेश्चन हो गया कि अगर ये तो एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता देगा कि आप 8 की चीज खरीद के 12 की बेच रहे हो, तो आपको 4 रुपए का मुनाफा हो रहा है कितने पर? 8 पर। यानी कि आपका जो प्रतिशत लाभ हो जाएगा बेटा वो कितने % का हो जाएगा? 50% का आपको लाभ हो जाएगा। तो राइट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उसको 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो क्लियर? अगला सवाल कह रहा है 1000 में सबसे छोटी किस संख्या को घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी? कितना सरल क्वेश्चन है, अच्छा ये बताओ कौन नहीं कर सकता है इस प्रश्न को? बड़ा सरल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 1000 में सबसे छोटी कौन सी संख्या घटा दी जाए कि जो परिणामी संख्या वो एक पूर्ण वर्ग, एक कंप्लीट स्क्वायर हो। तो मैंने आपको स्क्वायर कुछ याद कराए थे, याद होगा आपको अगर थोड़े बहुत याद हो, ठीक है ना। जरा ध्यान से सुनना भाई, मैं आपसे अगर ये कहूं कि 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लिखे 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप क्या कहोगे? 900 होता है। सर जी ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वेरी गुड।
अब आपसे कहूं मैं 31 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? 31 का स्क्वायर, जल्दी बताओ। 31 का स्क्वायर कौन बताएगा? जल्दी बताओ, देखिए कितने लोगों को पता है, बता पाओगे आज की डेट में? 31 का स्क्वायर कितने बार तो मैंने बताया ये तरीका, आपको स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर निकालना, क्यूब रूट निकालना, क्यूब निकालना, सब तरह आपको बताया। चलो खैर कोई बात नहीं, 961 होता है, ठीक है। कितना होता है याद देखना क्लास में जाकर। तो हमको ये पता चल गया कि 1000 के पास में सबसे, अगर इसमें कोई भी संख्या, अगर देखो 1000 में अगर आप कुछ भी घटाते हो तो 1000 से छोटा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? ये पार्ट बड़ा होगा कि नहीं होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसी संख्या ढूंढो जो 1000 से कम हो लेकिन कंप्लीट स्क्वायर बनाती हो, तो वो 31 है, क्योंकि अगर 32 का स्क्वायर करोगे तो 1024 हो जाता है, वो 1000 से ज्यादा हो जाएगा। अब यानी ये संख्या होनी चाहिए 961। तो आपसे यही तो पूछा था ना कि 1000 में आप क्या घटा दें, हमें नहीं पता था क्या घटा दें, कि कंप्लीट स्क्वायर बन जाओ। कंप्लीट स्क्वायर क्या है? 961। तो भाई इसको घटा दो, 1000 में से आप अगर 961 घटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा ना 39, बोलो हाँ है ना? तो आपको 39 घटाना होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। यानी क्या घटाना पड़ेगा बेटा? 39 घटाना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना? इतनी बात सबको समझ में आ गई? अगर ये बात सबको समझ में आ गई तो हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल पर। देखो कह रहा है दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल इतने इतने, उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? कितना सरल क्वेश्चन है। दो संख्याएं में एक हमने ए ले ली, एक हमने बी ले ली। अब इनका देखो क्या दिया था? योगफल। इनका योगफल यानी a प्लस बी की वैल्यू 11 दी हुई है और a इंटू बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? क्योंकि गुणनफल दिया था 18। अब आपसे कह रहा उनके व्युत्क्रमों का, रेसिप्रोकल्स का जो सम होगा वो कितना होगा? a का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a। b का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/b। इनका योगफल पूछा था, तो क्या आएगा भाई? आ जाएगा b प्लस a अपॉन ab। अब b प्लस a आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 11 ना, 11। और ए बी कितना दिया हुआ? 18। तो आंसर भी क्या हो गया? 11/18, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, ठीक है? ये हो गया 13वें पर आते हैं। अगले प्रश्न पर आ रहे हैं, क्या कह रहा है? 1000 रुपए की धनराशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के सीआई और साधारण ब्याजों का अंतर कितना होगा? देखो कितना सरल सवाल है। देखना भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 5%। और कितने वर्ष का वो चाहिए था आपको? 2 वर्ष का। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया था हमने कि आईडी इज इक्वल टू क्या होता है? आईडी का मतलब डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या होता है? पी और आर अपॉन 100 की पावर 2। अब डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना ही है, तो लिखा रहने दो। पी कितना दिया? 1000 रुपए। आर कितना दिया? 5 और ये बटे 100 और पावर जो है कितनी? 2। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा जरा देखो। आईडी इज इक्वल टू 1000 और 5 का स्क्वायर जब करोगे 20 हो जाएगा, 20 से काटोगे तो 400 मिलेगा, यानी 1000/400 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप पता करोगे कि 1000 यानी 4 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 2.5 रुपए का अंतर दे देगा। तो भैया अंतर भी कितना आ जाएगा? 2.50 का। कितने का आ जाएगा? 2.50 का। ठीक है, बोलो नेक्स्ट 14वें क्वेश्चन पर। देखो क्या कह रहा है, ए बी किसी कार्य को 12 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। पहले इतनी बात सब कर लेते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को जो है कर सकता है 15 दिन में। तो सबसे पहला काम एलसीएम ले लेते हैं, तो कुल काम आ जाता है 60। तो उस हिसाब से ये पता चला कि ए एक दिन में 5 काम करेगा जबकि बी एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया। मिलकर काम करना शुरू किया है और 4 दिन के बाद ए चला गया, यानी 4 दिन तक तो उन्होंने साथ में काम किया है। इसका काम था 5, इसका काम था 4। इस हिसाब से अगर ये 4 दिन काम करेंगे तो 5 + 4 9 चौको 36 काम हो जाएगा। अब 60 में से भाई 36 काम हो गया तो 24 काम बचा होगा ना। यहाँ पे क्या लिखा हमने? यहाँ पे लिखा बचा काम। तो कितना काम बचा होगा? 24 काम। बोलो यस और नो। इस 24 काम को अब कौन करेगा? ए तो चला गया है, कौन करेगा? बी करेगा ना। तो और अगर इस 24 काम को बी करेगा, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है आपको पता है? बी एक दिन में कर रहा है 4 काम। कितना काम कर रहा है? 4। तो इस हिसाब से पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 6 दिन में। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 6 दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखो।
कह रहा है किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के बजाय विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका उत्तर सही उत्तर से इतना ज्यादा है, तो आरंभिक संख्या क्या थी? बहुत सरल सवाल है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ध्यान से समझने वाली चीज है। देखो ये संख्या है, इसको आपको गुणा करना था 0.72 से, तो अगर आप गुणा करते तो ऐसा आता 0.72x, लेकिन गलती से आपने इसको गुणा कर दिया किससे? 7.2 से। अगर 7.2 से गुणा कर दिया तो क्या आ गया? 7.2x आ गया। आना कितना चाहिए था? 0.72x, आ कितना गया? 7.2x। तो इसका मतलब ये जो आया है वो तो ज्यादा आया है। कितना ज्यादा है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 7.2 में 0.72 अगर हम घटा दे तो हमें ये पता चल जाएगा कितना ज्यादा आया। तो भाई घटा लो, 11 में से 7 गए, 4 बचेगा और यहाँ बचेगा ये। तो आप कहोगे सर कि ज्यादा जो आया वो आया 6.48x ज्यादा आया है। बोलो हाँ है ना। और यहां पर कितना ज्यादा आ रहा था? यहां पर आता 2595, तो इसको लिख लो 2592, सॉरी, ठीक है। यहां से दशमलव हटाइए, 2 जीरो पे बढ़ा दीजिए यहां पर। अब अगर आप ध्यान से देखो और समझो, ठीक है, तो ये जो है इस पार्ट को 4 बार में डिवाइड कर देगा। 648 गुणे 4 होता है 2592, ठीक है। 600 को 2400 मिल गया और 48 दूनी 96 दूनी 192 और 2400 और 192 2592, यानी आप ये कह सकते हो कि x का मान कितना आ गया? 400। और संख्या ही आपने क्या मानी थी? x, तो उसका मान भी कितना आ गया? 400। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 20%, 25%, 10% के 3 क्रमिक बट्टों के बराबर एक बट्टा कितने का होगा? देखो भाई 100 की चीज मान के चला, पहला बट्टा कितने का था? 20% का, तो यहां पर पहला हमने डिस्काउंट दे दिया, 20% का चीज हो गई 80% की। उसके बाद दूसरा बट्टा है 25% का, ध्यान से देखना, इसका 25% 20 होगा, इसका 80 का 25% कितना होगा? 20 होगा, तो 20 और कम हो गई, चीज हो गई 60 की। अब यहां से 10% का बट्टा और है, 10% का डिस्काउंट और दे रहा, तो 60 का 10% होता है 6 और कम कर दिया तो चीज हो गई 54 की। शुरुआत आपने कितने से करी थी? 100 से, और लास्ट में कितने पे पहुंच गया? 54 पे। कितने परसेंट कम हो गया पूरा अगर देखो तो 46%। तो तीनों के बराबर का अकेला डिस्काउंट कितने का होगा? 46% का। यही इसका उत्तर है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट। 3 गोलीय गेंदों की त्रिज्याएं 6, 8 और 8 सेंटीमीटर, प्रत्येक 12 सेंटीमीटर बड़ा गोला बनाएगा, तो आर का मान क्या? देखो एक ये गोला था, एक ये गोला था और एक ये गोला था, इन तीनों को पिघलाया गया और इसके बराबर का एक बड़ा गोला बना दिया गया, ठीक। अब जरा देखो, इसकी रेडियस दी थी 6, इसकी रेडियस दी थी 8 और इसकी रेडियस हमें पता नहीं थी जो कि दी थी r। और जो बड़ा गोला बनाया है ना, उसको पिघलाकर बड़ा गोला बनाया तो 12 सेंटीमीटर का एक बड़ा गोला बनाया, यानी इसकी त्रिज्या है 12। अब बताओ जरा देखो क्या पिघलता है? जब भी कोई चीज मेल्ट की जाती है तो हमेशा उसका वॉल्यूम पिघलता है, और गेंद गोलाकार है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, यानी 6 का क्यूब तो 216 प्लस 4/3 पाई 8 का क्यूब तो 512 प्लस इसका 4/3 पाई r की जगह r यानी r क्यूब, ठीक है। यहां पर क्या आएगा? 4/3 पाई और 12 का क्यूब। बोलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर 4/3 तो सब में कॉमन है, 4/3 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन लेके इससे काट दिया, खत्म हो गया काम। अब यहाँ पे क्या बचा? 216 512 प्लस r क्यूब, और यहाँ क्या बचा? 12 का क्यूब। भाई 12 का क्यूब क्या होता है? 1728। कितना होता है? 1728। तो 216 प्लस 512 प्लस r क्यूब बराबर 1728, ठीक। 1728 ये दोनों जोड़कर उधर घटे आएगा, जाके घटने के बाद जो आएगा उसका r का मतलब क्यूब ले लेना। अब जरा देखो इसमें कोई संख्या ऐसी है जो किसी का क्यूब हो रही हो, भाई अगर आप क्या करोगे? अगर आप इसको जोड़कर यहां पर घटाते हो तो दो लोगों का घटाओ, देखो घटा लेते हैं। 8 6 2 8, 8 में से 8 जाएगा 0, यहाँ पे हो गया 1 1 2, 2 में से 2 गया 0, और 5 2 7, क्या नाम है, 17 में से 7 गया तो बचा 10, यानी कि ये आ गया r क्यूब। r क्यूब का मान है कितना? 1000। तो r का मान कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो यही तो आपसे पूछा था कि r का मान क्या हो जाएगा, तो r का मान बेटा कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ आई बात? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, रुझान कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और तेजी से इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए
कह रहा है जहां पर लुप्त संख्या है ना भाई, उस लुप्त संख्या को आपको बताना है कि जहां पर लुप्त संख्या आई थी वो लुप्त संख्या क्या होगी। चलो जल्दी से बताओ, कोई बता पाएगा? बोलो हाँ है ना। देखिए समझाते हैं, देखो देखो 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 13 है ना, ठीक है। और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9। तो 13 + 8 + 9, 9 8 17 13 30, ये आया। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, इसका हमें पता नहीं, किसी ना किसी का यहां पर स्क्वायर लिखा होगा, x का स्क्वायर, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट होगा 7, यानी कि यहां पर होगा जो लिखोगे अगर, तो ये हो गया 25, यहां पर आएगा x और यहां पर आएगा 7 और ये बराबर होगा 50 के। तो भाई 25 और 7 32 हो जाएगा, 32 + x बराबर 50, तो x का मान हो जाएगा 18 और 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर चेक करना चाहो तो चेक कर लो। 1296 का स्क्वायर रूट होता है 36, 576 का 24 होता है और 100 का होता है 10। तो 36 24 60 10 70, मतलब सबको वही जोड़कर लिखना था। तो x का मान बेटा जो 18 आया है, एक्स स्क्वायर चाहिए था आपको, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324। बोलो क्लियर, समझ आई बात? यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरीके से आ गया, कह रहा है 1996 में क्या था? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का मतलब होता है बेटा 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, ठीक है, 26 जनवरी। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। वर्ष 2000 में जो है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाएगा? ठीक है, ये आपको बताना है। चलो जल्दी से बताते हैं। देखो भाई, वर्ष 1996 जो कि एक लीप ईयर होता है, इसमें अगर ये मनाया गया है फ्राइडे को, तो 97 में कब मनाया जाएगा? 1997 जो है, ये तो लीप ईयर नहीं है। अब अगर ये लीप ईयर नहीं है तो दिन एक गैप में आ जाएगा, फ्राइडे सैटरडे छोड़ के ये संडे को होगा यहां पर, यानी कि 1997 में रिपब्लिक डे संडे को होगा। 98 रिपब्लिक डे नहीं है, तो जस्ट इसके बाद वाला यानी मंडे को, ठीक है। उसके बाद 99 में मंडे यानी ट्यूसडे को। अब आते हैं 2000 पर, यानी कि वर्ष 2000 में। अब जरा देखो 2000 लीप ईयर है, लेकिन हमें जाना कहां तक? हमें सिर्फ 26 जनवरी तक जाना। लीप ईयर काउंट तो तब होता है जब फरवरी महीना उसमें जोड़ा जाए, लेकिन हमें कहां तक पहुंचना है? जनवरी तक ही। तो फरवरी जब आएगा नहीं तो ठीक इसके बाद वाला दिन, यानी ट्यूसडे के बाद क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, यानी कि वर्ष 2000 में गणतंत्र दिवस होगा बुधवार को। पहला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। क्लियर है? बढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट, पढ़िए जरा क्या कह रहा है। श्रीमती का नाम नहीं दिया है क्या? चलो कोई बात नहीं, अगर श्रीमती का नाम नहीं दिया है तो श्रीमती का नाम नहीं होगा। श्रीमती और श्री गोपाल जी के 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है। तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं आपको यह बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या लगता है, कठिन है क्या? श्रीमती और श्री गोपाल के 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है। तो परिवार के सदस्यों की संख्या बतानी है। तो भाई कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो ये श्रीमती हो गई और ये श्री गोपाल हो गए, 2 लोग तो ये हो गए, ठीक है। अब देखो इनके 3 पुत्रियां हैं, तो 3 पुत्रियां ये हो गई, पुत्रियां, तो 3 लोग ये हो गए। अब क्या कह रहा है? कह रहा है प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, एक इधर भाई, एक इधर भाई, एक इधर भाई, यानी 3 भाई ये हो गए। तो इस परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 3 3 6 और 2 8, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में गलत क्या है? तो आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा पार्ट है। 7 है, 28 है, 63 है, 124 है, 215 है, 342। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। जल्दी से देख के बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है। 7 चौको 28, 7 9 63, ठीक है, 124 200, ठीक है। चलिए बताइए फटाक से, बताएं। देखो ये जो 7 लिखा है ना, 7 को कैसे लिखोगे? 7 ऐसे लिख सकते हो ना, 2 का क्यूब माइनस 1। 28 को क्या लिख सकते हो? 28 को लिख सकते हो 3 का क्यूब प्लस 1। 63 कैसे लिखा जाएगा? 63 लिखा जाएगा 4 क्यूब माइनस 1। 124 कैसे लिखोगे? 124 लिखोगे
5 का क्यूब -1। 216 कैसे लिखोगे? 216 लिखोगे 6 का क्यूब -1। और 342 कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे 7 का क्यूब -1। यानी आप देख रहे हो सब में -1 करना पड़ा, लेकिन इसी में क्या हो गया? +1 हो गया। तो भाई ये 28 नहीं होगा, यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए 26, तब जाके सही आंसर आता है। क्या आता है? तो यानी कि गलत कौन सा है? गलत यही पहला वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है। 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी और एक फेल हो गया। एक फेल हो गया, ठीक है। तो कह रहा है क्लास में कुल लड़कों की संख्या क्या है? ये भी सवाल आ गया भाई, ठीक है। तो बड़ा सरल होना चाहिए। बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लास में कुल लड़कों की संख्या पूछ रहा है। देखो समझो, कह रहा है राजन का 11वां स्थान और नीचे की ओर से वो 31वें स्थान पर है। तो 11वां स्थान राजन का हो ही गया और उसको बताया गया कि वो 31वें स्थान पर है। तो भैया ये मिलकर कितना होगा? 31 और 11 हो गया 42। इतनी बात तो सबको समझ में आई होगी, बोलो हाँ है ना। आगे बढ़े। अब जरा देखो क्या कह रहा है कि 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी। अब जब 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी तो अब करना क्या है? जरा ध्यान से। और एक फेल हो गया। देखो गौर करना, यहां पर एक फेल हो गया, 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी और ये जो राजन है ये 2 बार काउंट हुआ। कैसे? एक बार 11वां स्थान है इससे काउंट हुआ और 31वें स्थान पर इससे काउंट हुआ। तो ये 2 बार जो काउंट हुआ इसमें पहले 1 हटा दो तो बचा 41, ठीक। अब जो 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी वो भी तो परीक्षा देने वाले ही विद्यार्थी होंगे, नहीं दिए वो बात अलग है, तो 3 इसमें जोड़ दो। और अगर एक फेल हो गया तो एक और आ गया, तो 41 और 3 44 और एक क्या हो जाएगा? 45। तो क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? 45 बच्चे, ठीक है। आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी है, पिता माता से 10 वर्ष बड़े हैं। देखो माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी है, तो ये लिख लिया डॉटर, ये लिख लिया मदर। ध्यान से समझना, ठीक है। माता से 10 वर्ष पिता बड़े हैं, भाई माता से 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। पिता की आयु क्या है? जरा देखो, बड़ा सरल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी, हमने मान ली पुत्री की आयु x तो माता की आयु 2x दुगनी हो गई, ठीक। अब पिता जो है माता से 10 वर्ष बड़े हैं, ये पिता यानी F फॉर फादर, ये माता जी से 10 साल बड़े हो गए, ये लो 10 साल बड़े हो गए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा भाई जो है माता से 20 वर्ष छोटा है, भाई मतलब हो गया ब्रदर, ठीक है, B फॉर ब्रदर। माता जी से 10 वर्ष छोटा है, 20 वर्ष छोटा है। माता जी थी 2x की, इससे 20 वर्ष छोटे हो गए तो -20 हो गया। और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, अपनी बहन से जो भाई है वो 5 वर्ष बड़ा है। अब अगर बहन का देखो हिसाब तो x की, और ये अगर 5 वर्ष बड़ा है तो ये x + 5 हो जाएगा। अब इसका मतलब एक चीज आ गई कि भाई के लिए 2 उम्र आ रही है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, लेकिन होगा तो बराबर ही ना। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 2x - 20 और ये बराबर हो जाएगा x + 5 के, ठीक है। बड़ा सरल क्वेश्चन। x इधर माइनस होकर x बचेगा, उधर जाएगा 25 हो जाएगा। तो यानी कि जो x आ गया वो 25 आ गया, यानी डॉटर कितने वर्ष की है? 25 वर्ष की। किसकी उम्र पूछा? पिता की आयु क्या होगी। पिता जो है F फॉर फादर जो है इनकी बताना, और x का मान 25 आ गया, तो 25 दूनी 50 और 10 60 वर्ष होगी पिता की आयु, ठीक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है राहुल और रॉबिन भाई है, प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। जरा देखो, राहुल और रॉबिन जो है ये आपस में भाई हैं। क्या है? भाई, ठीक है। यानी ये भी प्लस साइन है, ये भी प्लस साइन है। भाई को मतलब मेल को प्लस से कर रहे हैं, फीमेल माइनस से करे दे रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं जो प्रमोद है वो रॉबिन के पिता है, ठीक है। प्रमोद किसके पिता है? रॉबिन के पिता। अब रॉबिन के पिता है तो राहुल के भी पिता हो गए प्रमोद, प्लस साइन, जेंडर भी क्लियर हो गया, फादर, यानी इनके भी फादर, ठीक है। FATHER फादर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा शीला जो है प्रमोद की बहन है, प्रमोद की सिस्टर जो है वो शीला है, प्रमोद की सिस्टर है शीला। अब अगर पिता की बहन होगी तो इनकी बुआ होगी, यानी रॉबिन की बुआ भी शीला होंगी और राहुल की बुआ भी शीला होंगी, ठीक है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, बहुत ध्यान से समझना। प्रेमा प्रमोद की भांजी यानी शीला की लड़की होगी, शीला की डॉटर होगी प्रेमा, ठीक है। प्रेमा शीला की डॉटर होगी। अब शीला की डॉटर होगी तो इसकी मेरी फुफेरी बहन होगी और इसकी भी फुफेरी बहन होगी। बोलो हाँ है ना, तभी तो भांजी होगी कि नहीं होगी, बोलो। आगे बढ़ते हैं। सुबह लीला शीला की
नातिन है। सुभा जो है वो लीला और शीला की नातिन है। लीला की नातिन है कि शीला की नातिन है? शीला की नातिन है, ठीक है। सुभा, यहां पर लीला हटा दो। नातिन है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी भी लड़की होगी, इसकी लड़की होगी सुभा, वो नातिन हो गए, ठीक। आगे कह रहा है राहुल सुभा के क्या लगते हैं। ये जो राहुल है वो सुभा के क्या लगते हैं, ध्यान से समझना। देखो राहुल, रॉबिन और प्रेमा ये आपस में कजिन होंगे, चचेरे भाई बहन या पुपेरे भाई बहन। और प्रेमा की लड़की होगी तो राहुल जो होंगे वो प्रेमा के यानी सुभा के क्या लगते होंगे। तो सुभा के क्या लगते होंगे भाई, सुभा की मम्मी का नाम प्रेमा, प्रेमा के चचेरे भाई का नाम राहुल और रॉबिन। तो मम्मी के भाई कौन होते हैं, मामा होते हैं कि नहीं होते हैं, बोलो हाँ है ना। तो यही तो पूछ रहा, राहुल जो है वो सुभा के क्या लगते हैं, सुभा के क्या लगेंगे, सुभा के वो मामा शरीर लगेंगे। बोलो क्लियर। नेक्स्ट, माइनस का अर्थ योग है, ठीक है। नहीं, मल्टीप्लाई का अर्थ योग है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ घटाना है और प्लस का अर्थ गुणा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। आपको बताना है कि इसमें कौन सा समीकरण जो होगा वो सही होगा। चलो कोई बात नहीं। अब हमने आपको ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका बताया कि सबसे पहले ही ऑप्शन चेक कर लिया करो, उसको पता करते हैं, ठीक है। क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। चलो देखो, अब पहले यदि मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, ठीक है। मल्टीप्लाई का अर्थ सॉरी प्लस है, मल्टीप्लाई का अर्थ हो गया प्लस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भाग, यानी यहां पर हो गया भाग, ठीक है। उसके बाद भाग का अर्थ क्या है, घटाना, जहां भाग है वहां घटाना हो गया, ठीक है। और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, प्लस का अर्थ हो गया गुणा। अब क्या करोगे, इसमें सबसे पहले डिवाइड करोगे तो 5 को 10 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 2 का गुणा इसमें करोगे 8 आ जाएगा, 8 और प्लस 4 12 हो जाएगा, 12 में से 3 माइनस करोगे 9, यानी यही सही हो गया उत्तर, ठीक है। पहले ही ऑप्शन क्लियर। चलो भाई देखो अपना 26वां क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कोई आदमी के स्थान से चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। देखो भाई, अगर मान लो ये स्थान है, यहां से ये उत्तर की तरफ गया, कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गया। फिर यहां से दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर जाता है। अब अगर इसका चेहरा इधर है और दाएं घूमेगा तो इधर जाएगा, और ये कितनी दूरी है, ये है 12 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। कहता है बाएं घूमता और 7 किलोमीटर चलता है। अब यहां से अगर बाएं घूमेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, कितने किलोमीटर, 7 किलोमीटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, फिर घूमता है और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब यहां से घूमता है और दक्षिण दिशा की ओर चलता है, दक्षिण मतलब नीचे की ओर जाता है 24 किलोमीटर। तो यहां से ये ऐसे ऐसे आकर ये पूरा जो लेंथ बन जाएगी 24 किलोमीटर की, ठीक है, 24 किलोमीटर की। और सबसे आखिरी में कह रहा है फिर यहां से दाएं घूमता और 12 किलोमीटर चलता है। भैया आप इधर हो, दाएं घूमोगे तो किधर की ओर आओगे, इस तरफ आओगे, और ये आता है 12 किलोमीटर, ठीक। क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। ये था उसका इनिशियल पॉइंट, ये उसका एंड पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट अगर देखो तो नीचे की तरफ है, यानी कि साउथ डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। तो दिशा कौन सी होगी, साउथ होगी, यानी दक्षिण दिशा होगी। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से जो चुनिए जो कि अन्य 3 से डिफरेंट है। फर्श है, रोशनदान है, दीवार है और दरवाजा है। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि इसमें से अलग कौन है। तो भाई अलग है रोशनदान। क्यों अलग है, जरा ध्यान से सुनना। अगर कोई कमरा तैयार होता है तो उस कमरे में जो जरूरी चीजें होती हैं उसमें फर्श भी आती है, यानी फ्लोर भी आता है, फर्श भी आती है। उसकी जरूरी चीजों में दीवारें भी आती है किसी कमरे में, ये भी एसेंशियल पार्ट है, दीवारें भी आएंगी। और उसकी जरूरी चीजों में दरवाजा भी आता है, ठीक है। अगर कोई कमरा आप रेडी कर रहे हो तो उसमें फर्श भी होगी, दीवारें भी होंगी और दरवाजा भी होंगे। इट्स अप टू यू कि आप उसमें कोई रोशनदान बनवाते हैं या नहीं बनवाते हैं। तो इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यह है सवाल नंबर अपना 28वां, और इसमें कह रहा है कौन सा वेन डायग्राम है जो कि प्राणियों में, शिक्षकों में और स्नातकों में संबंध बताएगा। देखो जितने भी प्राणी होंगे उसमें से कुछ शिक्षक भी हो सकते हैं और कुछ स्नातक भी हो सकते हैं। तो ये बात तो आपको कंफर्म हो गई कि एक बड़ा सर्किल प्राणियों का होगा जिसमें शिक्षक होंगे और क्या होंगे, स्नातक होंगे। लेकिन अब एक चीज और समझो, शिक्षक ग्रेजुएट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं।
जो ग्रेजुएट होंगे वो टीचर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों जो छोटे सर्किल होंगे ये आपस में क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। तो भाई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 29 पर। आपसे कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करती है। ये क्वेश्चन दिया है और ये ऑप्शंस दिए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसको कंप्लीट करेगा। देखो भाई इसको कंप्लीट कैसे करोगे? ये सर्किल को आप पहले कंप्लीट कर दो इस तरीके से, फिर एक लाइन ऐसे खींच दो। अब देखो दो बिंदु कहां पर होंगे? एक ये होगा, एक ये होगा। अब आपको सिर्फ देखना है कि ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपके किस ऑप्शन में दिया है? किसी में दिया है? हाँ दिया है भाई। कौन से में? पहले में दिया है। यही आपका उत्तर हो गया। और जो बीच में एक लाइन थी वो एक लाइन हो गई। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये है आज के आपके रागा सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन। यहां पर आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो प्रश्न आकृति है, ये वाला जो डायग्राम है, जो क्वेश्चन डायग्राम है, ये कौन से आंसर के डायग्राम में निहित होगा? तो भैया ये जो डायग्राम है ना ऐसा वाला, ये फर्स्ट में निहित होगा। कहां पर है जरा देखो, कुछ ये जो है ये ऐसा बन रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि जो प्रश्न की आकृति है ये उत्तर में से 4 ऑप्शन के जो उत्तर दिए उसमें से पहले में निहित है। तो ये हो गया आज आपके पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन रागा का सेट। और कल की जो क्लास होगी हम लोगों की, जो सुबह आपको 11 बजे मिलेगी, उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ए फोर्स वाई ग्रुप में आप 50 में से 45 प्लस नंबर कैसे लाएंगे। इसकी पूरी स्ट्रेटेजी का डिस्कशन मैं करने वाला हूं। ठीक है, तो कल की सुबह की 11 बजे वाली क्लास कोई मिस नहीं करेगा। मिलते हैं कल सुबह की क्लास में। मैं हर एक चीज बताऊंगा, बुक कौन सी इस्तेमाल करें, इंग्लिश में कौन सी चीज आती है, उसमें क्या चीजें होती हैं, मैथ्स में आप कौन से चैप्टर तैयार कर लें, रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ज्यादा वेटेज किसका होता है, जीएस में आप क्या पढ़ो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कर पाओ। ठीक है, ये सारी चीजें मैं कल सुबह 11 बजे वाली क्लास में बताऊंगा।